आतमजीत सर, जैन जी ने भी जिक्र किया पश्चिम बंगाल का, फिर राजकुमार सर ने भी पश्चिम बंगाल का जिक्र कर दिया। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के समय पर 5 सांसदों को उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, जिसमें 2 ने जो है वो जीत हासिल की और बाकी 3 लोग चुनाव हार गए। बाबुल सुप्रियो केंद्र में मंत्री थे, चुनाव हारे, फिर वो भाजपा छोड़ करके आज टीएमसी का दामन उन्होंने थाम लिया था। सर, ये फॉर्मूला जो है टेस्टेड फेल फॉर्मूला है। जब आपने पश्चिम बंगाल में इसको टेस्ट कर लिया, वो फॉर्मूला वहां पर फेल हो गया, उसके बावजूद भी आज फिर से भारतीय जनता पार्टी एक उसी तरीके का दांव मध्य प्रदेश में खेल रही है। जब टेस्टेड फेल फॉर्मूला है और लोकसभा चुनाव होने हैं अगले साल, दूसरी तरफ सामने 26-28 दलों का एक संगठन इंडिया खड़ा है, कांग्रेस ऑलरेडी उसको लगातार माइलेज मिलता हुआ तमाम सर्वे बता रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में एक फेल फॉर्मूले को भारतीय जनता पार्टी ने फिर से वहां पर अपनाने का काम किया है। इसके पीछे की क्या गणित हो सकती है जो समझनी चाहिए, और साथ ही साथ एक टिप्पणी जो कैलाश विजयवर्गीय का बयान है जिसको लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं। आतमजीत सर। जी नमस्कार राम प्रकाश जी। 2017-18 से की पृष्ठभूमि अगर आप देखें तो गोरखपुर में बीजेपी की हार हुई, फूलपुर में बीजेपी की हार हुई, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, कैराना में बीजेपी की हार हुई, पंजाब के गुरदासपुर में बीजेपी की हार हुई, बिलारी में बीजेपी की हार हुई, मांड्या में बीजेपी की हार हुई, अरारिया, अजमेर और अलवर बीजेपी की हार हुई। ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक के मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में भी उन्होंने किस तरीके से सरकार बनाई 2018 के बाद आपको पता है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के शिवसेना के 2 धड़े कर उन्होंने सरकार बनाई, ये भी आपको पता है। और उसके बाद एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का इलेक्शन 2018 के बाद बीजेपी हार। तो ये जो अपने सिटिंग एमपीज को और मिनिस्टर्स को इलेक्शन में खड़ा करना असेंबली के लिए, ये एक डेस्परेशन की निशानी है। इसका मतलब ये है कि मोदी जी के पास सेना ही नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए, और कुछ ही चुनिंदा नेता हैं, वही राज्यसभा में दिखते हैं, वही लोकसभा में दिखते हैं, वही मोदी 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 के नारे लगाकर मोदी जी को जो है उन्होंने एक पार्लियामेंट से ऊपर, संसद से ऊपर, एग्जीक्यूटिव से ऊपर, लेजिस्लेटिव से ऊपर उनको एक बड़ा ओहदा दे दिया है, विधायिका से भी ऊपर कर दिया। ये तो बीजेपी का चाल चलन है। अब आप देखिए रमन सिंह छत्तीसगढ़ में आज कहाँ है? चीफ मिनिस्टर थे, इनके जो विकास मॉडल के वो फेस थे। आज छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के बारे में कोई जानकारी नहीं है। शिवराज सिंह को 20 साल इस्तेमाल करने के बाद आज जब उनके पोस्टर लगते हैं तो शिवराज चौहान को एक छोटा उनका फोटो लगा के नीचे राइट हैंड कॉर्नर पे उनको सम्मिलित कर दिया जाता है। अब क्या शिवराज चौहान मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे या बीजेपी के वर्किंग एग्जीक्यूटिव में काम करेंगे या इलेक्शन लड़ेंगे? अभी तक ये भी क्लियर नहीं। सीएम चेहरे के नाम पर 3 नाम सामने आ रहे हैं जिसपे किसी की पुष्टि बीजेपी ने नहीं की है। इसका मतलब है बीजेपी में इनफाइटिंग है। उमा भारती मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी लीडर रही, वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए उन्होंने बहुत कवायद की सुषमा स्वराज के साथ। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से ये वादा मांगा कि शेड्यूल ट्राइब के साथ आप ओबीसीज को भी इसमें सम्मिलित कीजिए। जो कांग्रेस ने नहीं किया पिछले बिल में, उसको आप पूरा करके दीजिए। उन्होंने उसको स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया, पर वो जब बिल पास हुआ गणेश चतुर्थी पे नई पार्लियामेंट में, तो उसमें ओबीसीज की रिजर्वेशन का कोई नामो निशान नहीं था। तो उमा भारती भी उनके खिलाफ बोली। उन्होंने कहा कि मैं आपके इंटरव्यू के एबीपी में कहा उन्होंने, मैं आपके इंटरव्यू के माध्यम से मोदी जी को चेताना चाहती हूँ कि जब मैंने उनसे वादा लिया था कि ओबीसीज को वो आरक्षण देंगे तो वो आरक्षण उनको क्यों नहीं मिला। और जितना भी पब्लिक का फंड होता है जो वेलफेयर स्कीम में खर्चा किया जाना चाहिए, उसको वोटर्स को लुभाने के लिए उनको, उनके जो आपने देखा किस तरीके से कोरोना काल के बाद 60 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, और राशन में उनके जो बैग थे उसमें मोदी जी की फोटो लगी थी। तो तमाम तरीके से ये सरकार सिर्फ पब्लिसिटी करना जानती है। आप रोज देखिए अखबार में 3-4 इश्तिहार फुल पेज के होते हैं। तो ये किसका पैसा इस्तेमाल हो रहा है जो अखबारों में इश्तिहार दिए जा रहे हैं? जो टीवी पे बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, बड़ी बड़ी कॉन्क्लेव होती हैं, जिसमें देश 2047 में एक विश्व गुरु बन जाएगा, एक वर्ल्ड पावर बन जाएगा, एक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा। पर अगर आप आंकड़े देखें तो जीडीपी के मामले में हम लोग नीचे जा रहे हैं। आप पर कैपिटा इनकम देखें तो पर कैपिटा इनकम मामले में हम चुनिंदा गरीब देशों के साथ हैं। आप अनएम्प्लॉयमेंट देखें तो हमारा देश जो है सबसे नीचे पायदान पे आपको मिलेगा अनएम्प्लॉयमेंट पे। और अगर आप वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आपको पता ही है कि 1% पॉपुलेशन जो है
वो 70% वेल्थ लेके बैठी हुई है, तो बाकी लोग जो है वो अपना बड़े मुश्किल से जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं। अब ये विमेन रिजर्वेशन बिल लाके सोचते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी कंट्रोल कर लेंगे, पर उसमें भी अब डिबेट छिड़ गई। ये तो एक भूंड के छत्ते में उन्होंने हाथ डाल दिया, और उसमें अब इनको नुकसान ही नुकसान मिलेगा। और जो कैलाश वर्गिया की जहां तक बात है, कैलाश वर्गिया ने बात एक क्लियर कर दी कि भाई मैं तो मोदी जी की कोर टीम से हूं, और मोदी जी की जो कोर टीम है वो स्पेशल टीम है। वो इलेक्शन नहीं लड़ती है, वो पब्लिक के पास वोट मांगने नहीं जाती है, वो हाथ नहीं जोड़ती है, वो तो सिर्फ आदेश देती है। वो तो जो हुक्मरान का हुक्म है उसको लागू करती है। तो ये जो चीजें हैं, और आपको पता है मध्य प्रदेश में पीछे व्यापम स्कैम हुआ, व्यापम स्कैम की कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा जो उनके विटनेसेस थे एक एक करके वो मर गए संदिग्ध हालत में। किसने मारा, क्यों मारा, व्यापम घोटाले में शिवराज चौहान सरकार का क्या योगदान था, आज तक वो बातें क्लियर नहीं हुई। और दूसरी बात यह है कि अगर आप मध्य प्रदेश के क्राइम के आंकड़े लें तो सबसे ज्यादा क्राइम रेट इस टाइम आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, चाहे वो जैन हो, चाहे वो कोई भी स्टेट हो के डिस्ट्रिक्ट्स हो, हर जगह क्राइम रेट जो है वो चरम पर है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस से लेकर उन्होंने सोचा कि हम इसमें जो है मध्य प्रदेश में अब तो हम पूरा कंट्रोल कर लेंगे। और उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खुद के विश्वास आदमी वापस कांग्रेस में जा रहे हैं। पिछले 4 हफ्तों में जिस तरीके से लोग बीजेपी छोड़ छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं, तो ये बात तो क्लियर है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस इलेक्शन जीत रही है और बीजेपी इलेक्शन हार रही है। और इसी का डर सताते हुए ये सब जो है शॉर्ट टर्म मेजर्स जो हैं वो मोदी सरकार कर रही है, पर इससे बच नहीं पाएगी। आतमजीत सर, जिस तरीके से वो मुद्दे की बात हो रही थी, कर्ज को बढ़ने का जिक्र कर रहे थे केदार सिरोही साहब, कर्ज बढ़ गया है 5.5 लाख करोड़ से कि वो ज्यादा की बात करने लग गया, और ये सारी चीजें, और सबसे बड़ी जो चीज है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, तमाम दूसरे जो जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, महिला अत्याचार की वो बात कर रहे थे, ये सारे मुद्दे जस के तस बने हुए हैं। वहीं दर्शकों का कहना है कि मुद्दे जस के तस नहीं बने हैं, मुद्दे जो है वो उनकी जो समस्याएं हैं जीवन की वो बढ़ी हैं और लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में इस तरीके का कदम भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना सेफ है कि बड़े नेताओं को उतार करके आप चुनाव जीतें? क्योंकि भाई बड़े नेताओं पर एक जिम्मेदारी डाल दी गई कि आप अपने क्षेत्र में जाइए, चुनाव खुद भी जीतिए और जितवाइए, फिर बाकी चीजें बाद में देखी जाएगी। तो क्या ये एक सेफ खेल है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और भारतीय जनता पार्टी इसमें कामयाब हो पाएगी कितना ज्यादा? और दूसरा ये कि इस पूरे, अगर हम इसकी बात करें, कहीं मुद्दे जब किनारे हो जाएंगे, जब बड़े नेता आएंगे तो वो दूसरे मुद्दों पर बात करेंगे, वो स्थानीय चीजों के बारे में बात ही नहीं करेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं मुद्दों को डाइवर्ट करने में भाजपा कामयाब हो जाएगी। देखिए, बीजेपी की स्ट्रेटजी यही रही है कि मोदी जी के नाम पे इलेक्शन लड़ा जाए। आपने देखा कि पीएम मोदी के नाम पे कर्नाटक में वोट मांगे गए, पर कर्नाटक में 40% सरकारा, जो 40% कमीशन के इल्जाम था, वो पीएम मोदी अपने नाम से उस इल्जाम को धो नहीं पाए और वो सरकार वहां गिर गई। हिमाचल में अमित शाह जी ने कोई ऐसी रैली नहीं है जो छोड़ी नहीं, और वहां पे जेपी नड्डा साहब, उनके जो बीजेपी प्रेसिडेंट है नेशनल, वो क्योंकि हिमाचल से आते हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की कि मोदी और अमित शाह के नाम पे और वोट लिए जाएं। पर हिमाचल में आपने देखा कि सेब के किसानों के मामले पे, महंगाई के मामले पे, और हिमाचल में किसानों के मुद्दों पर हिमाचल सरकार ने, हिमाचल की सरकार जो थी बीजेपी की गिर गई और कांग्रेस को वोट मिला और कांग्रेस ने सरकार। और अब यही चीज मध्य प्रदेश में होने जा रही है कि मध्य प्रदेश के लोगों की आकांक्षाओं को, तो आपने कहा कि हमने इतना वीट प्रोडक्शन कर दिया है, अब गेहूं की प्रोडक्शन बढ़ गई है, राइस की प्रोडक्शन बढ़ गई है, और हम सोर्सिंग भी कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के बाद गेहूं की सबसे ज्यादा पैदावार जो है वो मध्य प्रदेश स्टेट में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। और मध्य प्रदेश में जब एमएसपी पर रेट ही नहीं मिलेगा, और जबकि मैंने पिछले प्रोग्राम में आपके बताया किस तरीके से 2125 रुपए में ओपन मार्केट स्कीम में गेहूं फेंक दी गई एफसीआई द्वारा, सेंटर की सरकार द्वारा, कि गेहूं के जब पैदावार का रेट ना मिले किसान को, उसका लागत का मूल्य 2400 से 2600 रुपए है, और उसको 2125 रुपए भी नहीं मिलेंगे, तो फिर वो सरकार तो कहां से टिकेगी? तो यही मध्य प्रदेश, अगर पंजाब के किसान का नुकसान हो रहा है, हरियाणा के किसान का नुकसान हो रहा है, तो मध्य प्रदेश का किसान कहां से बच जाएगा? और यही हुआ। तो ये सरकार के ऊपर दायित्व बनता है कि जो वो लोकल लीडरशिप है उसको आगे बढ़ाए। पर उन्होंने लोकल लीडर खड़ी करने के बजाय हर जगह प्रधानमंत्री मोदी, मोदी जी का राज है, मोदी जी का कार्यकाल देखिए, अमित शाह जी का कार्यकाल देखिए, ये देखिए विमेन रिजर्वेशन बिल आ गया, विमेन रिजर्वेशन बिल पे क्या जो मध्य प्रदेश में घटनाएं होती,
जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों पे अत्याचार होते हैं, जो महिलाओं के रेप के केसेस हैं, जो इम्प्रोप्राइटरी के केसेस हैं, क्या वो सारे पाप धुल जाएंगे मोदी जी के आने से? और एक बात मैं और कह दूं कि जिस तरीके से प्रहलाद पटेल, नरेंद्र तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, कैलाश विजयवर्गीय और राकेश सिंह को खड़ा किया गया इलेक्शन में, इसमें सब ने, नरेंद्र तोमर खुद एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, एक यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर को आप कह रहे हैं एमएलए का इलेक्शन लड़ो जाके, और किसानों का गुस्सा है। मनरेगा के पिछले महीने का जो आंकड़ा कल आया है, 2 करोड़ से ज्यादा परिवार मनरेगा पे डिपेंडेंट हैं। यही हाल लॉकडाउन के समय था 2020-21 में। 2 करोड़, 2.25 करोड़ परिवार जो थे वो मनरेगा मजदूरी पे डिपेंडेंट थे। इसका मतलब है उनके पास और रोजगारों का साधन नहीं है। और जिस तरीके से छोटे रोजगार खत्म हुए हैं या बंद हुए हैं, या छोटी फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, एसएमईज और एसएमईज, तो असंगठित क्षेत्र में लेबर है ही नहीं अवेलेबल, मतलब लेबर के लिए काम ही नहीं है, तो वो मनरेगा पे डिपेंडेंट है। तो नरेंद्र तोमर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब जाएंगे तो जो किसानों का गुस्सा है या मनरेगा मजदूरों का गुस्सा है, जिनको 100 दिन काम भी नहीं मिल रहा है, तो वो गुस्सा उन्हीं पे फूटेगा। भाई प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया जाओ इलेक्शन लड़ो और अपना नाम करके आओ, पर मुझे ऐसा लगता है कि शिवराज चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी की नैया तो डुबो ही दी है। अब उसको सैल्वेज करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि 6 यूनियन मिनिस्टर्स और एमपीज और चले जाएं वहां पे, तो वो भी अगर डूब जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की छवि पे कोई आकलन नहीं आज नहीं आनी चाहिए। और इस स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में जब एक आदमी, एक व्यक्ति को आप किसी भी प्रोप्राइटरी से या किसी भी जिम्मेदारी से, नोटबंदी की हो, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन की हो, मणिपुर में देखिए क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान जाते हैं, छत्तीसगढ़ जाते हैं, तेलंगाना जाते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं, पर मणिपुर जाने के लिए उनके पास समय नहीं है। तो क्या पब्लिक देख नहीं रही है? 5 दिन से इंटरनेट फिर से शटडाउन है, आपने देखा भी मणिपुर में। तो ये बहुत सारे मामले हैं। अब की बार मोदी सरकार जो है इन इल्जामों से बच नहीं पाएगी और आने वाले समय में आप देखिएगा इनकी मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। और ये बात सही है कि कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में रह के जो काम किए, जो पिछले 4-5 सालों में लोगों से अपना कांटेक्ट बनाए रखा और हर जीने मरने पे वो पहुंचे और हर सुख दुख में वो लोगों के साथ खड़े मिले, और वहां का जो लोकल मीडिया भी है उसको भी उन्होंने प्रॉपर तरीके से एड्रेस किया। कोई भी ऐसा चैनल नहीं है, कोई भी ऐसा लोकल मीडिया, गोदी मीडिया चैनल्स को छोड़ दीजिए, कल परसों उनकी मीटिंग में भोपाल में या कहीं पे, वहां पे गोदी मीडिया के चैनल्स वहां पहुंचे तो उन्होंने साफ कह दिया कि भाई ये गोदी मीडिया वाले जो है हमारे मंच पे नहीं आए, जिनका हमने बैन कर रखा है। तो अब जो इंडिया अलायंस है उसे कहीं ना कहीं बीजेपी मुझे लगता है घबरा गई है, और गोदी मीडिया भी उनको बचाने में अब नाकाम साबित हुई।